हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गालव सॉल्यूशन में। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि कितने तरह की होती है महंगाई। गाइस, आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करने वाले हैं कि महंगाई कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, मंदी आती है तो क्या होता है। भाई ये पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। जब किसी देश में वस्तुओं या सेवाओं की कीमत सामान्य से अधिक हो जाती है तो इस स्थिति को महंगाई इन्फ्लेशन कहते हैं। गाइस, जब किसी वस्तु या सामान की कीमत महंगी होने लगती है उस समय महंगाई कहते हैं। कीमतें बढ़ जाने की वजह से परचेजिंग पावर प्रति यूनिट कम हो जाती है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो परचेजिंग पावर जो लोग सामान खरीदते हैं वो कम कर देते हैं खरीदना। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि महंगाई बाजार में मुद्रा की उपलब्धता और वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को मापने की एक तरकीब है। आइए जानते हैं कितने तरह की होती है महंगाई। तो कैसे हम जानते हैं अब कि महंगाई कितने तरह की होती है। तो बस आइए, हमारा सबसे पहली है थोक महंगाई दर। ये जो थोक महंगाई दर है, उसके बारे में जाने हैं। जो लोग माल थोक में खरीदते हैं तो उनकी महंगाई कैसे बढ़ती है या वहाँ पर महंगाई कैसे बढ़ती है जानते हैं। भारत में नीतियों के निर्माण में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। थोक बाजार में वस्तुओं के समूह की कीमतों में सालाना तौर पर कीमती कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसका आकलन महंगाई के थोक मूल्य सूचकांक के जरिए किया जाता है। गाइस, मतलब कितनी महंगाई कितनी बढ़ी है इसका आकलन महंगाई के थोक मूल्य सूचकांक एक नापने का एक मीटर होता है, सूचकांक के जरिए किया जाता है। भारत में इतनी इसकी गणना तीन तरह की महंगाई दर, प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं की महंगाई में बढ़त के आधार पर की जाती है। अभी तक भारत में वित्तीय और मौद्रिक नीतियों के कई फैसले थोक मू थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर के हिसाब से ही की जाती रही है। अब गाइस सुनते हैं रिटेल महंगाई दर। और ये जो रिटेलर होते हैं वो थोक से माल खरीदते हैं, फिर रिटेल महंगाई दर के बारे में जानते हैं। रिटेल महंगाई दर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वह महंगाई दर है जो जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करती है और खुदरा कीमतों के आधार पर तय की जाती है। भारत में रिटेल महंगाई दर खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 45% यानी 45% के करीब है। मतलब वाइज ये रिटेल महंगाई दर 50% के करीब है। दुनिया भर में ज़्यादातर देशों में रिटेल महंगाई के आधार पर ही मौद्रिक नीतियों का निर्माण होता है। भारत में भी अब नए आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट कह दिया है कि ब्याज दरें तय किए जाने से पहले रिटेल महंगाई दर पर नज़र रखा जाएगा। हाल ही में सरकार ने महंगाई से बचने के लिए निवेशकों के लिए रिटेल महंगाई से जुड़े ब्रांड जारी किए हैं। कोर इन्फ्लेशन खाद्य पदार्थों की कीमतों और ईंधन की कीमतों को हटाकर जो रिटेल महंगाई दर बचती है उसे कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसे नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। मतलब इसके दो नाम हैं, कोर इन्फ्लेशन और एक नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन। इस आंकड़े के पीछे का तर्क ये है कि खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव देखा जाता है और इसलिए उनके अस्थायी और अप्रत्याशित असर को बाहर कर कोर इन्फ्लेशन मापा जाता है। खाद्य पदार्थों और ईंधन को छोड़कर अन्य पदार्थों की महंगाई दर की दिशा को मापने का यह एक असरदार जरिया है। कोर इन्फ्लेशन का अधिक होना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती हो सकता है या फिर है। अब क्या जानते हैं मुख्य महंगाई दर। मुख्य महंगाई दर कमोडिटी के एक बास्केट की कीमतों के आधार पर तय होती है। इसमें खाद्य वस्तुओं और ईंधन की अस्थिर कीमतें शामिल नहीं की जाती। कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्रीय बैंकों को इकोनॉमी में मांग के दबाव पर नज़र रखनी पड़ती है। ज़्यादा मांग की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी होती है और महंगाई बढ़ती है। अगर ज़्यादा मांग करेंगे तो फिर हमारे पास सामान कम है, ज़्यादा मांग होगी उसकी तो महंगाई तो बढ़ेगी, उसकी रेट बढ़ जाएगी। फिर मुख्य महंगाई से मांग का पता चलता है। यह इस बात का भी संकेत देती है कि क्या मैन्युफैक्चरर मांग में थोड़ी भी कमी के बगैर इनपुट कॉस्ट को उपभोक्ताओं पर लाद पा रहा है। इस तरह देखा जाए तो मुख्य महंगाई दर केंद्रीय बैंक को महंगाई का आकलन करने में मदद करती है। मुख्य महंगाई की ऊंची दरों का मतलब होता है कि इकोनॉमी में मांग का दबाव बना हुआ है जो महंगाई को रफ्तार दे सकती है। इसलिए केंद्रीय बैंक इसकी रफ्तार घटाने के लिए ब्याज दरों को बढ़ा देती है। दूसरी ओर अगर मुख्य महंगाई दर
कम होती है, अगर मुख्य महंगाई दर कम होती है तो केंद्रीय बैंक दरों में कटौती करता है। अब मुख्य महंगाई दर बढ़ती है तो वो बढ़ा देता है, नहीं तो कम कर देता है, दरों में कटौती करता है और इससे मांग में इजाफा देखने को मिल जाता है। अगर केंद्रीय बैंक सिर्फ महंगाई दर पर फोकस करता है तो मौद्रिक नीति असफल हो सकती है, क्योंकि इसमें खाद्य पदार्थों का मूल्य शामिल होता है और इसमें तेज घट बढ़ देखने को मिल सकती है। गाइस अब जानते हैं स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन यानी बड़ी राहत के बारे में जानते हैं स्टैगफ्लेशन के बारे में। स्टैगफ्लेशन यानी महंगाई जनित मंदी एक जटिल आर्थिक स्थिति है। यह शब्द स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन यानी ठहराव व महंगाई से मिलकर बना हुआ है। इसमें विकास दर थम जाती है या घट जाती, जबकि महंगाई की दर गजब ढाने लगती है। बेकारी बढ़ने के लिए यह आदर्श स्थिति है। स्टैगफ्लेशन की इसलिए जटिल है क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के लिए कर्ज सस्ता किया जाता है और बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ाया जाता है। बाजार में ज़्यादा धन महंगाई का ईंधन बन जाता है, इसलिए स्टैगफ्लेशन का दुष्चक्र तोड़ना मुश्किल हो जाता है। 1970 में जिला मिला इस अवधारणा को समर्थन। स्टैगफ्लेशन की अवधारणा को 1960 के दशक तक स्वीकृति हासिल नहीं थी, इसे 1970 में स्वीकृति दी गई। पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिन मैकलोड ने 1965 में स्टैगफ्लेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। 1970 के दशक में स्टैगफ्लेशन की अवधारणा को समर्थन मिला जब वस्तुओं की उत्पादन कम था, बेरोजगारी दर और महंगाई चरम पर थी। जब वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा, वो लोग मांगेंगे तो उसकी रेट तो बढ़ेगी। इस तरह से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही थी। दुनिया भर में रही है स्टैगफ्लेशन। दुनिया में कई अर्थव्यवस्थाओं में स्टैगफ्लेशन आ चुका है। 1970 के दशक में दुनिया भर में फैले स्टैगफ्लेशन के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। यह तेल की कीमतों की वजह से पैदा हुई थी। यह लंबा चला और इस दौरान केंद्रीय बैंक सस्ते कर्ज से ग्रोथ वापसी की रणनीति में नाकाम रहे थे। हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें महंगाई की दर काफ़ी ऊंचे स्तर पर चली जाती है। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब जब महंगाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है। सामान्य स्थितियों में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और मुद्रा की कीमत मोटे तौर पर स्टेबल रहती है, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में किसी अर्थव्यवस्था में चीज़ों की कीमतें घरेलू स्तर पर बड़ी तेज़ी से और बहुत जल्दी जल्दी महंगी होने लगती हैं। इसका मतलब यह है कि उस देश की मुद्रा की कीमत में उथल पुथल होती है, जबकि विदेशी करेंसी में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। इसका परिणाम यह होता है कि उस देश की घरेलू मुद्रा अपनी वास्तविक कीमत बड़ी तेज़ी से खोने लगती है। दुनिया भर में हाइपर इन्फ्लेशन के कई उदाहरण हैं। अगर हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारी जो रुपये की कीमत है वो और कम हो जाएगी और डॉलर की कीमत बढ़ेगी। स्टीव एच हैंक और निकोलस क्रूज ने एक अध्ययन के जरिए बताया है कि पिछली शताब्दी में हाइपर इन्फ्लेशन के लगभग 56 मामले दर्ज किए गए हैं। हाइपर इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा मामला 1945 से 46 के दौरान हंगरी में दर्ज किया गया था, जब चीज़ों की कीमतें औसतन हर 15 घंटे में दोगुनी हो जाती थी। मतलब हर 15 घंटे में कीमतें दोगुनी हो रही थी। ताज़ा उदाहरण देखें तो जिम्बाब्वे में आए हाइपर इन्फ्लेशन के दौर को देखा जा सकता है, जहां मार्च 2007 में से नवंबर 2008 के बीच वस्तुओं की कीमत औसतन हर 24.7 घंटे में दोगुनी हो जाती थी। जर्मनी में भी 1922 से 1923 के दौरान हाइपर इन्फ्लेशन का दौर आया था। यहाँ पर 2007 से 2008 के बीच का था और जर्मनी में 1922 से 1923 के बीच में आया था। महंगाई दर और ब्याज दरों का संबंध। जब ब्याज दरें कम हो जाती हैं तो लोग ज़्यादा कर्ज लेते हैं। ज़्यादा कर्ज लेकर लोग वस्तुएं खरीदते हैं। ऐसे में वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और महंगाई बढ़ सकती है। इसके उलट अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोग कम खर्च करेंगे और महंगाई दर कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा हमेशा ही सच हो ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा हमेशा सच हो कि महंगाई दर कम हो गया, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। जिन अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई का स्तर कम है, जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं, वहाँ ब्याज दरें भी काफ़ी कम है। जबकि जहाँ पर महंगाई का स्तर ज़्यादा है, जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, वहाँ ब्याज दरें भी ज़्यादा हैं। जहाँ पे अर्थव्यवस्था ब्याज दरें भी काफ़ी जहाँ पे कम है वहाँ पर महंगाई का स्तर ज़्यादा है, और जहाँ पे ब्याज दरें ज़्यादा है वहाँ पर महंगाई स्तर
यहाँ पे महंगाई से भी ज़्यादा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वक्त के साथ पैसे की कीमत घटती जाती है, क्योंकि महंगाई दर बढ़ने से मुद्रा की क्रय शक्ति घटने लगती है। अगर आपका निवेश महंगाई दर से कम रिटर्न देता है तो सौदा घाटे का है। अगर आपका बैंक आपसे आपके पैसे पर 4% का रिटर्न दे रहा है और महंगाई दर 8% है, आपको बैठ बिठाए 4% का नुकसान हो रहा है। अगर ये तो एक एग्जाम्पल है कि मतलब आपको किस तरह के नुकसान हो रहा है।